हरियाणा के नूंह में कल दो गुटों के बीच हिंसा के बाद नूंह और उसके आसपास के जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात को काबू में करने के लिए अर्धसैनिक बलों की करीब 20 कंपनियां तैनात हैं। सोहना में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। प्रशासन हर हाल पर नजर बनाए हुए है। खास तौर से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और उपद्रवियों की तलाश के लिए लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। हिंसा वाले इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस वक्त पूरे हरियाणा में पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। वहीं सरकार और सिविल सोसाइटी की ओर से की गई कोशिशों के बाद नूंह में हालात सामान्य है। आसपास के इलाकों में भी हालात सामान्य हैं। फिर भी किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है और सिविल सोसाइटी के लोग आज भी बैठक कर रहे हैं। कल नूंह में दो पक्षों के विवाद के बाद हिंसा हुई थी। इस दौरान पथराव किया गया, पथराव भी हुआ था और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। पुलिस टीम पर भी हमला किया गया था। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूंह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूंह के साथ लगते ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। इधर मणिपुर का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे के बीच आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश पर बिल पेश कर दिया। अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार है। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। तो संसद में आज क्या कुछ और खास हुआ, जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, अब लगता है कि हंगामे के बीच ही काम भी चल रहे हैं और यही सरकार की रणनीति भी लग रही है। बिल्कुल, चूंकि हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, तो लिहाजा सरकार ने एक मन बना लिया कि इस हंगामे के बीच ही कामकाज किया जाए। और आज इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन रहा संसद में, क्योंकि दो मुद्दा जो पूरे संसद सत्र में छाया हुआ है वह है मणिपुर का मुद्दा, या फिर कहें कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, और दूसरा दिल्ली अध्यादेश पर बिल। तो आज दोनों ही मुद्दे पर सफाई निकलकर सामने आई। पहली बात कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस पर अगले हफ्ते चर्चा होगी। 8 तारीख से बहस शुरू हो सकती है और 10 तारीख को प्रधानमंत्री इस पे अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा जो दिल्ली अध्यादेश का मामला था, उस पर भी इस हंगामे के बीच सरकार ने दिल्ली अध्यादेश पर बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। अब हो सकता है कल इसे पारित कराने के लिए इस पर बहस की शुरुआत की जाए। लेकिन इस बीच कोशिश जरूर होती रही कि कैसे सदन में शांति बना के रखी जाए। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पे 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया मणिपुर मामले पर बहस कराने को लेकर के। लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा रहा कि बहस तभी होगी मणिपुर मामले पर जब प्रधानमंत्री अपनी बात से इस बहस की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस हंगामे के बीच सदन स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई और इस बीच कई महत्वपूर्ण बिल यहाँ पर रखे भी गए। मिसाल के तौर पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल राज्यसभा में पेश किया गया, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पेश किया गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो अलग अलग राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है, उनके कामकाज को बेहतर करने वाला बिल जो है वो राज्यसभा से पारित करा लिया गया। इसी तरीके से लोकसभा में अभी कुछ देर पहले माइंस एंड मिनरल को लेकर एक बिल था, जिसमें लिथियम समेत 6 माइनिंग के कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ करने वाला बिल था, उस बिल को भी पारित करा लिया गया। तो कई सारे कामकाज इस हंगामे के बीच होते रहे। लेकिन जैसे जैसे मानसून सत्र खत्म होने की तारीख नजदीक आती जाएगी, मुझे लगता है कि और दिलचस्प होता जाएगा संसदीय कार्रवाई, क्योंकि हंगामा भी होता रहेगा और कई सारे बिजनेस हैं जो सरकार को पूरे भी करने हैं। जी,
तो यहाँ पर सदन की कार्रवाई लगातार अटक कर चल रही है, लेकिन सरकार उसी के बीच में अपने काम भी निकाल रही है। लक्ष्मण, इसके अलावा अब यहाँ से आगे और कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो रहेंगे, जिनको पास कराना सरकार की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिल तो दिल्ली अध्यादेश पर बिल है, जो कि लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। इसको पारित होने में संख्या बल कोई आड़े नहीं आ रहा है, लोकसभा में भी और यहां तक कि राज्यसभा में। लेकिन इस बिल के जरिए एक बात साफ की जानी है, वो ये कि कैसे विपक्षी एकता एकजुट रहती है और कैसे सत्ता पक्ष ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बिल के समर्थन में मत दिलवा पाते हैं। इसमें एक सफलता सरकार को ये लगी है कि आज बीजू जनता दल ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। यानी एक जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी, या फिर दूसरे दल बीजू जनता दल जो कि सरकार में शामिल नहीं, वो भी समर्थन कर रहा है इस बिल का, तो एक कहीं न कहीं धक्का जरूर लग रहा है विपक्षी पार्टियों को। और इस बिल के जरिए सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी विपक्ष को घेरा जाए। दूसरे जो महत्वपूर्ण बिल है, इसमें जीएसटी से, गेमिंग से जुड़ा हुआ बिल जो है, जिसमें कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उससे जुड़े हुए अमेंडमेंट को मंजूरी दी जाएगी। फिर जीएसटी से जुड़े हुए बिल को भी लोकसभा में लाया जाना है, राज्यसभा में लाया जाना है, तो लोकसभा से पारित करना यहाँ पे एक चुनौती होगी। इसी तरह से मेडिएशन बिल है, इंसॉल्वेंसी बिल है, कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जिसको सरकार की कोशिश होगी कि इस सत्र में संसद से पारित कर लिया जाए, क्योंकि अगला सत्र बहुत छोटा होगा, तो सरकार कोशिश करेगी कि इस सत्र में ज्यादा से ज्यादा बिल पारित करा लिया जाए। क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है, उसमें भी विपक्षी पार्टियां लगातार बॉयकॉट कर रही हैं। आज भी इसका विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, जिसमें यह तय किया था कौन कौन से बिल, क्या कामकाज होगा सदन में। तो मुझे लगता है कि इस बीच सरकार कोशिश कर रही है कि हर रोज कम से कम 2 से 3 बिल पारित कर लिया जाए, क्योंकि पूरे मानसून सत्र में सरकार ने 31 बिल पारित करने का लक्ष्य रखा है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ये थी संसद से समाचार, और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉर्पोरेट खबरें देखते हैं। हीरो मोटो के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर ईडी ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय गड़बड़ी के मामले में ईडी ने पवन मुंजाल के घर पर यह रेड की है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, पवन मुंजाल ईडी के रडार पर हैं, क्या कुछ घट रहा है वहां पर? देखिए, कुछ दिन पहले ही डीआरआई ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इस व्यक्ति के पास भारी मात्रा में करेंसी मिली थी। डीआरआई ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पाया कि इसके तार जो हीरो मोटो के चेयरमैन पवन मुंजाल है, उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस मामले को अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके इसके ऊपर जांच करने की शुरुआत कर दी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि आज ईडी की जो टीम है वो 11 लोकेशन के ऊपर छापेमारी कर रही है। इसमें पवन मुंजाल का घर भी शामिल है। तो आज देर शाम तक ईडी इस मामले को लेकर के कोई स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं कि छापेमारी में क्या मिला और कितने अमाउंट का ये सारा उनको यहाँ पर फॉरेन करेंसी मिली थी और कितने अमाउंट का ये घोटाला उनको यहाँ पर नजर आता है। तो देर शाम तक उनको इसका इंतजार करना पड़ेगा जब ईडी इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी करेगा। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। ठाणे के समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। शाहपुर के पास पुल निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिर गई और इससे 17 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। हादसा हाईवे पर रात करीब 1:30 बजे हुआ। पुल बनाते समय मशीन 200 फीट ऊंचाई से नीचे गिरी। इसके चलते मजदूर मलबे में दब गए। एनडीआरएफ की टीम फटाफट मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया। घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक जताया है। मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से हमारे संवाददाता दिवाकर बता रहे हैं क्या है सूरत हाल इस वक्त। इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। शाहपुर के खुटाड़ी गांव के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 23 मजदूर जो नीचे काम कर रहे थे वो दब गए। अहम और दर्दनाक कहानी यही यहाँ पे है कि 17 मजदूरों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। 3 का इलाज इस वक्त चल रहा है। 3 जिंदा निकाले गए हैं और इसके अलावा 3 और फंसे यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दे दिए हैं पूरे मामले की जांच के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो मृतक इस पूरी घटना में हुए हैं 17 मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। लेकिन जो पूरा हादसा है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हादसा बहुत ही भीषण था और इसके चलते ही 17 मजदूरों की मौत हो गई है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद थे। करीब 8 साल के बाद मंच साझा कर रहे पवार और मोदी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री को यह अवार्ड कुशल नेतृत्व और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान को याद किया और कहा कि उन्हें पत्रकारिता की ताकत पता थी, इसलिए उन्होंने मराठा और केसरी का प्रकाशन शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिलक ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहमियत को समझा और उन्होंने वीर सावरकर की प्रतिभा को भी पहचाना था। तिलक जी ने उस समय आजादी की आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकारिता और अखबार की अहमियत को भी समझा। अंग्रेजी में तिलक जी ने, जैसा शरद राव ने कहा, द मराठा साप्ताहिक शुरू किया। मराठी में गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जी के साथ मिलकर उन्होंने केसरी अखबार शुरू किया। 140 से भी ज्यादा समय से केसरी अनवरत आज भी महाराष्ट्र में छपता है, लोगों के बीच पढ़ा जाता है। ये इस बात का सबूत है कि तिलक जी ने कितनी मजबूत नींव पर संस्थाओं का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करके क्या सिग्नल दे रहे हैं शरद पवार? आज आवाज अड्डा इसी पर करने जा रहे हैं हम। शाम 7:57 पर होगी बड़ी चर्चा। पवार पॉलिटिक्स क्या है सिग्नल? जरूर जुड़िए हमारे साथ। आइए बात कर लेते हैं बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 68 पॉइंट गिरकर 66,459 पर बंद हुआ तो निफ्टी 20 अंक गिरकर 734 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी मेटल शेयरों में रही, वहीं एफएमसीजी एनर्जी शेयरों में आज बिकवाली का दिन था। लंबी अवधि के लिए बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, ऐसा कहना है फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा का। उन्होंने आगे कहा कि निवेशक कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। अभी भी ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स एक ही बार में मार्केट ऊपर नहीं जाता तो बीच में कहीं थोड़ी करेक्शन आए, वो अलग बात है। पर अभी भी जो मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। अभी ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई खतरे की बात है, अभी तो रास्ता तय करना है। तो जो सेक्टर हम लोग को सबसे ज्यादा समय से पसंद था, अब तो 2 साल होने को आए अक्टूबर 2021 से, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसके बारे में अभी पिछले कुछ महीनों से लोगों ने बात शुरू की है, पर हमारे लिए वो सेक्टर बहुत बड़ा विनर रहा है। उसके अलावा जो अगर हम लोग जनवरी से देखें तो हमारे सिस्टम्स ने जो चीज ऐड करने को कही और हमने ऐड की है वो है ऑटो कंपोनेंट्स में, फार्मा में, 2-1 कंस्ट्रक्शन स्टॉक भी। इस बार की जो तिमाही का हमारा रीबैलेंस रहा है उसमें एक चीज बहुत समय के बाद मैं देख रही हूँ कि एफएमसीजी के नाम आने लगे। गांधीनगर में वुमेन एम्पावरमेंट पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। आज से 4 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से 600 एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं। अमेरिका से आई महिला सशक्तिकरण विभाग की कोऑर्डिनेटर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। We are so grateful to the government of India as they are hosting the G20 to have this focus on women-led development. We know that it is critical that unless half the population can fully participate, then we will all be held back. But by making sure women can participate in the economy, in society, we know that there's enormous opportunity for economic growth. And so we very much welcome the focus here. भारत में सिर्फ 45% ग्रेजुएट नौकरी देने के लायक हैं। एक सर्वे में ये चिंताजनक बात सामने आई है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर ऐसी डिग्री किस काम की? आज का कंज्यूमर अड्डा, जरूर जुड़िए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। विदेशों से ऑपरेट होने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के रजिस्ट्रेशन
अनिवार्य किया जा सकता है। बुधवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फैसला हो सकता है। डिटेल्स के साथ है आलोक प्रियदर्शी। आलोक, कल की जीएसटी काउंसिल की बैठक में और क्या है एजेंडे पर? देखिए, इस बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, इसमें पूरा फोकस विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर रहेगा। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स और दूसरे कंप्लायंस को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें देश में एक एजेंट या फिर कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इन नियम और कानून को नहीं मानती हैं, उनका उल्लंघन करती हैं, तो उनको यहां देश में आईटी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई जा सकती है। दरअसल पूरा जो फोकस है होगा वो ऑफशोर गेमिंग कंपनियां जो कि विदेशों में बैठकर देश में ऑपरेट कर रही हैं और यहां से एक अच्छा खासा अमाउंट एक तरह से कमा रही हैं। जो आंकड़े हैं बताते हैं कि करीब $10 बिलियन की कमाई पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कमाया। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें 1xBet, राजा बेट और परी मैच, इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं। इन पर नकेल कसने की इस बार पूरी तैयारी है। इसके अलावा पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो 28% डोमेस्टिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी तय हुआ था, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस आ सकते हैं। उसमें यह बताया जा सकता है कि जो फेस वैल्यू है वो उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, या फिर कोई विनिंग अमाउंट है उसको बार बार अगर उस वेट में अगर कोई डाल रहा है तो क्या उस पर बार बार जीएसटी लगेगी। इस तरह के कुछ क्लैरिफिकेशन इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में देखने को मिल सकते हैं। तो कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, पूरा फोकस विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर रहेगा। जी शुक्रिया। बिहार में जाति आधारित सर्वे पर लगी रोक हट गई है। आज पटना हाईकोर्ट ने सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सर्वे के अलग अलग पहलुओं को चुनौती देते हुए 5 याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की। 4 मई को हाईकोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में यह सर्वे जनगणना की तरह लगता है और जनगणना करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। कोर्ट ने सर्वे का डेटा राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने की मंशा को भी चिंताजनक बताया था और सर्वे के डेटा को सुरक्षित रखने को कहा था। आपको बता दें कि 2 चरणों का जाति आधारित सर्वे 7 जनवरी को शुरू हुआ था। पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो चुका है और दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिसे मई के अंत तक पूरा होना था, लेकिन इस पर 4 मई को कोर्ट के आदेश के तहत रोक लग गई थी। चंद्रयान 3 को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। चंद्रयान 3 ने कल आधी रात करीब 12:15 पर धरती के आसपास अपनी कक्षाओं का चक्कर पूरा कर लिया है और अब ये चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अगला स्टेशन इसका मून है। अब 5 अगस्त को का इंतजार है जब चंद्रयान की चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा, क्योंकि चांद की कक्षा तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को लगभग 6 दिन का वक्त लगेगा। ये जानकारी इसरो ने ट्विटर पर दी। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 इसी 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। यह मुकाबला भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि पिछले 17 साल से भारत वेस्टइंडीज से कोई सीरीज नहीं हारा है। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में आज जो जीतेगा सीरीज उसके नाम। पहला वनडे भारत ने 5 विकेट से जीता था, लेकिन इसके बाद दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से बाजी मार ली थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरी ये वनडे कौन जीतता है और सीरीज को अपने नाम कौन करता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।